मेरा नाम आलिया है। मैं खानीवाल की रहने वाली हूँ। हम 3 भाई और 2 बहनें हैं। अब्बा एक सरकारी इदारे में क्लर्क हैं। अम्मा मिजाज की सख्त और मेरी नजर में खुदपरस्त औरत है, जिसने एक दफा भी अपनी बेटी की जिंदगी के बारे में नहीं सोचा। खैर, बीए मुकम्मल होने के बाद मेरे अब्बू ने मेरा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। रिश्ता आया तो फौरन मुझे उन्होंने पसंद कर लिया और यूं मैं इसहाक की बीवी बनकर उसके घर को आ गई। लेकिन जिंदगी का साथी का अगर अचानक से साथ छूट जाए तो औरत पर क्या गुजरती है, ये मैंने उस वक्त जाना जब अचानक ही इसहाक इस दुनिया से चले गए। वो अच्छे भले तो थे, कोई बीमारी भी नहीं थी। रात का खाना खाकर चाय पी रहे थे कि एक बार खांसे और जरा सा झुके और फिर सीधे ही ना हुए, सोफे से गिरते चले गए। मैंने और मेरे देवर मुजीब ने उनको संभाला। जब मैं चीखने लगी जोर जोर से, इसहाक क्या हुआ, तो मुजीब भी आ गया। उसने मेरी मदद की और हमने इसहाक को सीधा किया। हम उनको देखने लगे। मुजीब ने इसहाक की नब्ज चेक की और फिर बदहवास हो गया। उसकी हालत देखकर मैंने चीखना शुरू कर दिया, मुजीब क्या हुआ है इसहाक को, ये कुछ बोलते क्यों नहीं है? भाई भाभी की नब्ज नहीं चल रही है। मुजीब ने बमुश्किल कहा और बाहर की तरफ गया। वो गाड़ी निकाल रहा था। घर में मैं और बस मुजीब ही थे। मेरे सास ससुर मोहल्ले में होने वाली एक नागहानी वफात में गए हुए थे और वो बेखबर थे। खुद उनका बेटा नागहानी मौत का शिकार हो गया है। बच्चे अपने कमरे में थे। अहद, अयान और आयजा इतने छोटे कि वो समझ ही नहीं सकते थे। मुजीब ने गाड़ी निकाली और इसहाक को उसमें डाला। उस दौरान मैंने रोते हुए अपने पड़ोसन को बताया और उनसे कहा कि वो हमारे पास आ जाएं। बच्चे अकेले हैं। रोने धोने के बावजूद मुझे बच्चों का होश था। अम्मी अब्बू को बताने का वक्त नहीं था, इसलिए हम दोनों रवाना हो गए। पिछली सीट पर इसहाक का सर गोद में लिए बैठी हुई थी। वो बिल्कुल साफ थे, हिल नहीं रहे थे। मैं लरसते हाथों से बार बार उनकी नब्ज चेक कर रही थी, मगर मुझे अव्वल तो देखना ही नहीं आता था और इतने डर में नब्ज का पता भी कहाँ से चलता। फिर भी मैं कोशिश करती रही, उनके हाथ पांव सहलाती रही। मुजीब नजदीकी अस्पताल पहुंचा, जहां इमरजेंसी की सहूलत थी। इसहाक को फौरी तौर पर स्ट्रेचर पर डालकर अंदर ले गए और अमले ने मुझे और मुजीब को आईसीयू में जाने से रोक दिया। इसहाक को ले जाने वाले डॉक्टर उनकी हालत देखकर फिक्रमंद हो गए थे। 10-15 मिनट बाद वो बाहर आए और कहा कि पेशेंट आपका कौन है? वो मेरे भाई हैं और ये मेरी भाभी है। फिर डॉक्टर मुजीब को एक तरफ ले गया और आहिस्ता से उसे कुछ बताया। मुजीब का चेहरा सफेद पड़ गया था और फिर उसने रोना शुरू कर दिया। तो मुझे होश ही नहीं रहा। अब तक मैं खुद को संभालते हुए थी कि शायद इसहाक बेहोश हैं और वो हॉस्पिटल पहुंचकर ठीक हो जाएंगे। मगर जब मेरी उम्मीद खत्म हो गई तो मेरा हौसला भी खत्म हो गया और मैं बेहोश हो गई। मुझे होश आया तो मैं और इसहाक दोनों घर आ गए थे। 2 घंटे पहले जो घर खाली था अब भर गया था, मगर मुझे तो अब सब खाली लग रहा था। रोने और इसहाक को पुकारने की आवाजें मुझे दूर से आ रही थी। मैं फिर से बेहोश हो गई। अगली बार होश आया तो सुबह हो चुकी। इसहाक को उनकी आखिरी आरामगाह की तरफ ले जाने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। उनके जाने के बाद भी माहौल मातमी रहा, बल्कि कई दिन जारी रहा, क्योंकि इसहाक ना सिर्फ अपने माँ बाप के चहीते थे बल्कि उनके तमाम बहन भाई उनसे बहुत प्यार करते थे। और मेरे लिए तो वो शोहर और मेरे बच्चों के बाप ही नहीं, महबूब भी थे, क्योंकि उन्होंने मुझे वो चाहत और भरोसा दिया जो बहुत कम शोहर अपनी बीवियों को देते हैं। इसलिए दुख बहुत ज्यादा था और सब्र नहीं आ रहा था। जब कोई अपना अचानक चला जाता है तो उसकी याद कई दिन तक जहन और मसरूफियात पर हावी रहती है। मगर दुनिया ऐसी चीज का नाम है कि इंसान को रफ्ता रफ्ता अपनी तरफ खींच ही लेती है। आहद और आयान स्कूल जाते थे और उनका तीसरा टर्म चल रहा था। स्कूल की छुट्टियों में बच्चों को लेकर मैं अम्मी के घर आ गई। मेरे 3 बड़े भाई जो अम्मी अब्बू के साथ ही रहते हैं। घर अपना है और ऊपर नीचे 3 पोर्शन है। मेरे बाद 2 बहनें हैं, वो भी शादीशुदा हैं। पहली रात ही अम्मी, बहनों और भाभीियों ने मुझे घेर लिया। उनका सवाल था कि मैं कब तक यूं ही जिंदगी गुजारती रहूंगी। मेरा ख्याल था कि ये सवाल बस ऐसे ही किया गया है, मगर कुछ देर बाद मुझे पता चल गया है कि खास तौर से पूछा गया है और उन्हें इसका जवाब भी चाहिए था। मैंने कहा, मुझे वहाँ कोई तकलीफ नहीं है, मेरे ससुर देखभाल कर रहे हैं। देखो बेटा, अभी ससुर हैं। अम्मी ने कहा, अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे, मगर जब वो नहीं रहेंगे तब कौन करेगा तुम्हारा ख्याल? ये सवाल मेरे जहन में कई बार आया था, मगर अम्मी और दूसरों के जोर देकर पूछने पर मैं सोच में पड़ गई। तो मैंने सोचा, अम्मी तो सही कह रही हैं। वाकई जब ससुर नहीं होंगे तो कौन मेरे बच्चों का इस तरह ख्याल करेगा? जेठ अलग मिजाज का था। उसने इसहाक के बाद मुश्किल ही हमें पूछा था। मुजीब अच्छा लड़का था, मगर उसकी शादी हो जाती तो वो भी अपनी बीवी बच्चों को देखता या फिर मेरे बच्चों को देखता। मेरी बड़ी भाभी शम्मा ने मुझे कहा, आलिया तुम अभी जवान हो, 30 साल की नहीं हुई हो। मैं जानती हूँ भाभी, तुम अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। उन्होंने तरगीब देने के अंदाज में कहा, जिंदगी पर तुम्हारा हक है। जवान औरत के लिए जो शोहर के साथ रह चुकी हो, अकेले रहना बहुत बड़ा अजाब है। जानती हूँ ये बात। तब दूसरी शादी का सोचो। भाभी ये मुमकिन नहीं है। मेरे छोटे से बच्चे हैं, उन पर सौतेले बाप का साया नहीं डालना चाहती। जरूरी नहीं है कि हर सौतेला बाप जालिम
हो, दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। ठीक कह रही थी वो, लेकिन मैंने फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया। मैं फिर घर आ गई कि ये लोग मुझसे इसी तरह के सवाल करते रहेंगे और अब मैं अपने ससुराल से अम्मी के घर नहीं जाऊंगी। मेरा ख्याल था कि मेरा अंदाज दूसरों को समझाने के लिए काफी था कि मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती हूँ, मगर मेरी अम्मी उन औरतों में से हैं जो एक बात को ठान ले तो उसे पूरा करके दम लेती हैं। घर पर उनकी हुकूमत है। अब्बू के साथ भाई और भाभियां भी अम्मी की बात पर अमल करती हैं। अगर अम्मी एक फैसला कर लें तो फिर किसी में इतनी जरूरत नहीं कि उनकी मुखालफत करें। इसलिए जब उन्होंने फैसला किया कि मेरी दूसरी शादी वो करेंगे तो सबसे पहले उन्होंने अब्बू और भाइयों को अपना हमनवा बना लिया, अपने साथ कर लिया, क्योंकि उनके बाद मैं दोबारा मैके गई तो अब्बू और भाइयों ने भी अम्मी वाली बात कही। मैंने उनको भी वही जवाब दिया कि मैं अपने बच्चों पर सौतेले बाप का साया नहीं डालना चाहती हूँ। कई महीने तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर अचानक अम्मी और दूसरे घर वाले उन्होंने अपना फैसला बदल लिया और फिर एक दिन अम्मी और अब्बू मेरे बड़े भाई के साथ मेरे ससुराल आ गए। मैं समझी कि मिलने आए हैं मुझसे, बेटी का दुख दर्द बांटने आए हैं, मगर वो तो मेरी सास और ससुर से मेरी दूसरी शादी का जिक्र छेड़ने आए थे। मैं समझ गई, अब बात मेरे ससुराल तक आ गई है। मेरे ससुर ने कहा, मैं खुद भी इस बात को मानता हूँ कि आलिया की जल्द अज जल्द दोबारा शादी कर दी जाए, और अब तो इद्दत भी पूरी हुए 2 महीने हो गए हैं, मगर असल मसला तो आलिया का है। आलिया की फिक्र आप मत करें, अम्मी ने कड़े तेवरों के साथ कहा। हम उसे मना लेंगे, बस आप लोग उसे बहकाना बंद कर दें। इस घटिया इल्जाम पर न सिर्फ मेरे ससुराल वाले बल्कि मैं भी हैरत से अम्मी को देखने लगी। मैंने तड़प कर कहा, अम्मी क्या कह रही हैं आप? ये तो मेरे माँ बाप की तरह मेरा ख्याल रख रहे हैं। अगर माँ की तरह ख्याल रख रहे होते तो तुम्हें शादी पर रजामंद करते, यूं सुकून से ना बैठे होते। मेरे ससुर ने गुस्सा जब्त करते हुए कहा, बहन आप हम पर इल्जाम लगा रही हैं, ये इल्जाम नहीं है। अगर खुदा न खास्ता आपकी बेटी यूं बेवा हो जाए तो क्या आप उसकी दूसरी शादी की फिक्र नहीं करेंगे? औरत का सहारा कौन होता है? उसका शोहर ना। आलिया को सहारे की जरूरत नहीं है क्या? अम्मी ने इस अंदाज से कहा कि बेचारे वो लोग लाजवाब हो गए। मेरी सास ने सिर्फ इतना कहा, बहन आलिया आपकी बेटी है, अगर आप समझती हैं कि हम इसका भला नहीं चाहते तो आप इसका फैसला करने के लिए आजाद हैं। मैंने यही सोचा है कि मैं उसे यहाँ से ले जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी, मैंने अपनी अम्मी से कहा। मेरे ससुर ने कहा, बहन आपने एक बात कर दी है तो एक बात हम भी करेंगे। आलिया की दूसरी शादी आप करवा सकते हैं, मगर बच्चे हमारे साथ रहेंगे क्योंकि हमारा खून है। मैं फिर से तड़प गई, नहीं मैं अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अम्मी ने कहा, बच्चे आप शौक से रखें, और मुझे डांटते हुए कहा, तुम जज्बाती बातें कर रही हो, और इतनी सख्त मेरी माँ हो सकती थी मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरी सास भी कहने लगी, शौक से अपनी बेटी को ले जाइए, मगर मेरे बेटे के बच्चे हमारे पास ही रहेंगे। मैं रोती रही, पीटती रही, यही सोचती रही कि मैं अपना हक इस्तेमाल करूंगी, लेकिन मैं ये भूल गई कि हमारे माशरे में औरत को कोई हक हासिल नहीं है। फिर मैंने भी मेरे माँ बाप, मेरे मैके वालों के फैसले पर सर झुका दिया। मुझे भी शादी करना पड़ी। नईम का रिश्ता अखबार में आया था, उसने लिखा था उसे किसी बेवा या तलाक याफ्ता से भी शादी कबूल है। बड़े भाई ने उसके बारे में अम्मी को बताया तो अम्मी खुश हो गई। अम्मी ने फौरी तौर पर नईम से बात की। उसकी तालीम और उसका अंदाज बयां देखकर मेरी माँ तो उसके पीछे पागल हो गई। ये भी नहीं सोचा कि थोड़ी इन्वेस्टिगेशन कर ले, बस उन्होंने अपनी बेवा बेटी का निकाह एक ऐसे शख्स से करवा दिया जो बदमाश और अयाश परस्त था। सिर्फ जाहिरी खुदुखाल देकर मेरी माँ ने अपनी बेटी का सौदा कर दिया। रोज अव्वल नईम का रवैया मेरे साथ लिया दिया था, जैसे जबरदस्ती उसने शादी की हो। दूसरे दिन मुझे अंदाजा हो गया कि उसके किचन में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। जब मैंने उससे कहा कि मुझे सौदा ला दे, मैं घर पर खाना बनाऊंगी, तो उसने कहा, क्या जरूरत है, बाहर से सब मिल जाता है, तीनों टाइम का बाहर से आ जाएगा। मुझे बाहर के खाने पसंद नहीं है, तब तुम ले आओ सौदा, मैं तो नहीं ला के दूंगा। उसके बाद मुझे उससे पैसे मांगने की हिम्मत नहीं हुई। उसका जवाब वाज़ेह था कि वो मुझे सौदा लाकर नहीं देगा। शादी के वक्त भी वो सिर्फ एक जोड़ा लेकर आया था जिसमें मैं रुखसत होकर आ गई थी। उसने कोई जेवर भी नहीं दिया था। मैं अपनी ही शादी का एक सेट पहनकर आ गई थी। ना जाने मेरी छठी हस्ती या कोई और चीज थी कि कुदरत मेरा साथ दे रही थी इस बात में कि अपना सारा जेवर अम्मी के पास मैंने रखवा दिया था कि बाद में ले जाऊंगी। शादी के हफ्ते बाद नईम ने मुझसे कहा, चलो कहीं हनीमून पर चलते हैं। मैंने बेदिली से कहा, कहाँ चलेंगे? पहाड़ी इलाके में। और फिर मैंने ना चाहते हुए भी रजामंदी जाहिर कर दी। अम्मी के घर पहुंची तो अम्मी ने मेरी हालत देखकर कहा कि कितनी कमजोर हो गई हो तुम। अम्मी को अब भी एहसास हो रहा था कि नईम बहुत अच्छा इंसान है, और कहा कि तुम आयजा के लिए नईम से बात करो, अभी वो बहुत छोटी है, वो उससे तो तुम्हारे पास रखने पर राजी हो सकता है। वो मुझसे कोई बात नहीं करता है, आपने मुझे घड़े में धकेल दिया है, पता नहीं मेरा क्या अंजाम होगा। नईम अच्छा आदमी है, अभी तक आपके सामने उसकी बुराई नहीं आई है, इसलिए ऐसा कह रही हैं। वो सिर्फ 2 घंटे वहाँ पर रुका, खाने से मना कर दिया और मुझे भी लेकर निकल गया, और घर वालों से कहा कि वो मुझे आज होटल पर डिनर करवाने के लिए ले जा रहा है, मगर वो मुझे खाना खिलाने के बजाय फ्लैट पर मुझे छोड़ दिया और ये तक नहीं पूछा कि मैं क्या खाऊंगी, क्योंकि घर में
तो कुछ था ही नहीं। रात गए तक वो आया, आते ही करवट लेकर सो गया। कुछ देर में उसके खराटे गूंजने लगे। उस वक्त मुझे उसके खुले मुंह से अजीब सी बू महसूस हो रही थी। मैं उस वक्त तो कुछ नहीं समझी, वो सो गया, मगर मुझे भूख से नींद नहीं आ रही थी। सुबह तक जागती सोती रही। वो 10 बजे उठा और आराम से 11 बजे तक नाश्ता लेकर आया। तब मैंने कुछ खाया और मेरी जान में जान आई। उसका तरीका ये था कि नाश्ते में कुछ ले आता तो जो बच जाता वही मेरा दिन का खाना होता। रात को वो दफ्तर से आते हुए लेते आता था। कोई आ जाता था, बस उसे चाय कॉफी पेश कर सकती थी, उसके अलावा कुछ नहीं था घर में। 2 दिन बाद बकौल उसके हम हनीमून पर रवाना हुए, लेकिन वो चंद घंटे की ड्राइव के बाद होटल की बजाय किसी खस्ता हाल रेस्ट हाउस पर पहुंच गया। यहाँ चंद कमरे थे और बहुत ही ज्यादा पुराना फर्नीचर रखा था। एक अजीब सा चौकीदार था जो सारे काम करता था। जगह वीरान थी और यहाँ फैमिली वाला माहौल नहीं था। मैंने देखा कि हर कमरे में एक मर्द और एक औरत थे जो बज़ाहिर आपस में मियाँ बीवी भी नहीं थे। कमरे इस तरह के थे कि अंदर होने वाली बातें और आवाजें बाहर तक साफ सुनाई दे रही थी। मैंने वहशत ज़दा होकर नईम से पूछा, ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? क्यों, क्या बुराई है यहाँ? यहाँ का माहौल देख रहे हैं, हमें माहौल से क्या, हम तो एंजॉय करने आए हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा इस उजाड़ सी जगह पर एंजॉय करने वाली क्या बात है। रेस्ट हाउस जिस पहाड़ी पर था उसके चारों तरफ घना जंगल था और ऐसी झाड़ियां उगी हुई थी जिन पर कांटे थे। रास्ता निहायत खराब था। पहली रात आसपास से जिस किस्म की आवाजें आई मुझे यकीन हो गया ये अयाशी और फहाशी का अड्डा है। सुबह होते ही मैंने नईम से कहा, मुझे अभी और इसी वक्त जाना है अपने घर में, यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकती, अभी हम नहीं जा सकते। उसने बेपरवाही से कहा, प्लीज नईम, बस 1 दिन की बात और है, कल सुबह हम यहाँ से चले जाएंगे। मुझे इस जगह से घिन आ रही थी। शाम होते ही वहाँ नए लोग आ गए और नईम भी कहीं चला गया। मेरा ख्याल था वो जल्द आ जाएगा, मगर उसे गए हुए खासी देर हो गई थी और फिर शोर शराबा हुआ। लोग ऊंची आवाज में बातें कर रहे थे और उसमें नईम की आवाज भी शामिल थी। घबरा कर बाहर आई तो नईम को 3 अफराद ने घेर रखा था। वो उससे झगड़ रहे थे। नईम, ये क्या हो रहा है? तुम अंदर आ जाओ, उसने तेज लहजे में कहा और मैं डर के मारे अंदर आ गई। थोड़ी देर बाद नईम घबराया हुआ कमरे में आया और मुझसे कहा, सुनो, एक चक्कर में फंस गया हूँ। कैसा चक्कर? मुझे उन लोगों की रकम देनी है। क्यों देनी है? कुछ पुराना मामला है। क्या ये आपके पीछे आए हैं? पता नहीं, मगर ये बहुत खतरनाक लोग हैं। अगर उन्हें रकम ना दी तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। नईम ने कहा तो उसकी आवाज लरज रही थी। मेरे पास रकम नहीं है, तुम अपना गोल्ड का सेट दे दो। वो मैं नहीं दे सकती। आलिया, समझने की कोशिश करो, बहुत खतरनाक लोग हैं। मेरी जान और तुम्हारी इज्जत दोनों खतरे में हैं। उसको मुंह बंद करने का एक ही तरीका है। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मुझे उनकी वो नजरें याद आई जिनसे उन्होंने मुझे देखा था। मैंने घबरा कर कहा, ठीक है, आप दे दें, मगर इससे आगे उसने सुना ही नहीं और लपक कर मेरा सेट उतारने लगा। साथ ही ये कह रहा था, शुक्रिया आलिया, मैं जल्दी तुम्हें इससे भी अच्छा सेट बनवा दूंगा। और मुझे यकीन था वो मुझे कभी भी ये सेट नहीं बनवा कर देगा। थोड़ी देर बाद जब वो सेट देकर वापस आ गया तो कहने लगा, शुक्र, मेरी जान छूट गई। मैंने उसे कहा, ये क्या मामला था, क्या चक्कर था? क्या आपने उनसे कर्ज लिया था? नहीं, बिजनेस का कोई चक्कर था। और फिर हम दोनों सो गए तो आधी रात को मेरी आंख खुली। नईम कमरे में नहीं था। मैं घबरा कर उठी क्योंकि वॉशरूम की लाइट बंद थी। दरवाजा अंदर से लॉक था। नईम चाबी लेकर गया था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खोला और बाहर झांका। बाहर कोई नहीं था, ना कोई आवाज आ रही थी। अचानक मुझे हंसी की आवाज आई। मुझे यूं लगा कि नईम हंसा। मैं बाहर निकली तो मुझे आखिरी कमरों से उसकी आवाज और कुछ और आदमियों की आवाज आने लगी जो उस सेट के मिलने पर खुशी मना रहे थे और वो सब नशे में डूबे हुए थे। पहली बार मुझे पता चला कि नईम शराब पीता है। वो कमरे में आया तो मुझे जागते देखकर ठटका। तुम जाग रही हो? हाँ, आप कहाँ चले गए थे? मैंने गुस्से भरे लहजे में पूछा। वो मेरा दिल घबरा रहा था इसलिए बाहर चला गया था। खुद को संभल कर कहा, मेरा दिल चाहा कि मैं उसे बता दूं कि वो असल में कहाँ था, मगर मैं चुप रही। अब मुझे यकीन हो गया था उसने मेरा सेट हथियाने के लिए ये ड्रामा रचा दिया था। मुझे अपनी बेवकूफी पर एहसास हो रहा था कि मैंने बिना सोचे समझे उसकी बातों में आकर अपना कीमती सेट उसके हवाले कर दिया। दूसरे दिन जब हम घर लौट आए तो शाम को वो मुझे अम्मी के घर ले गया। अम्मी ने मेरे गले में सेट मौजूद ना देखकर कहा कि आलिया, तुम्हारा सोने का सेट कहाँ गया? वो आपके दामाद ने मुझसे ले लिया है, बल्कि छिनवा लिया गया है। और मुझे नईम पर शक है। अम्मी हैरान रह गई। वो ऐसा लगता तो नहीं है, मुझे लगता है उसके हवाले से आप लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। मैंने तलखी से कहा, क्या उसने शादी के हवाले से कोई एक भी नॉर्मल काम किया है? बस एक जोड़ा लेकर आया, वलीमा उसने नहीं किया
और आप यकीन करें शादी के बाद उसने मुझे एक चीज ला कर नहीं दी। ये सब चीजें पुरानी इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, यहाँ तक कि घर में सौदा तक नहीं लेकर आता है, तीनों वक्त का बाहर से आता है। ये सुनकर अम्मी को गुस्सा आ गया। आने दो, मैं उससे पूछती हूँ। रात में जब वो मुझे लेने आया, अम्मी ने उसे पकड़ा और तब उसने गुस्से भरे लहजे में कहा, ये मेरा और आलिया का मामला है, इसमें कोई तीसरा दखल ना दे। अम्मी उसके लहजे और अंदाज पर हैरान रह गई कि तुम किस तरह से बात कर रहे हो, जिस तरह बात की जाए इसी तरह जवाब दूंगा। मैं आपका दामाद हूँ, आपने अपनी बेटी के लिए मुझे खरीदा है। इस बार अब्बू और भाई भी बिगड़ गए, उन्होंने दखल दिया तो वो खड़ा हो गया। उसने मुझसे कहा, चलो, बहुत शौक था ना तुम्हें अपने घर आने का, मेरी बेइज्जती करवाने का। घर आकर वो मुझ पर बरस पड़ा। तुमसे इतनी सी बात छुपाई नहीं गई, फौरन जाकर अपने घर वालों को बता दिया। वो कौन होते हैं मुझसे सवाल जवाब करने वाले? आप भूल रही हैं, मेरी माँ ने ही आपको चुना है मेरे लिए, तो उन्होंने मुझे गुलाम नहीं बना लिया। आपने मेरा सोने का सेट लिया है, वो मेरा नहीं, मेरे साहब शोहर का था, मेरे बच्चों की अमानत है, मेरे पास उसकी निशानी है, तुम्हारे हर चीज पर मेरा हक है। उसने उंगली उठाकर एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। मेरे अंदर जैसे खतरे की घंटी बजने लगी। तो क्या अब उसकी नजर में मेरे बाकी जेवर जमीन और बैंक अकाउंट पर है? हालांकि मैंने उसे बताया नहीं था कि मेरी मलकियत में जमीन और कैश भी है, लेकिन हो सकता है किसी तरीके से उसको ये बात मालूम हो गई हो, और चंद दिन बाद मुझे जो शक था वो यकीन में बदल गया, क्योंकि वो मुझसे पैसे मांग रहा था सौदा लाने के लिए, और कहा कि तुम्हारे अकाउंट में जो पैसे हैं वो निकाल कर लाओ। मैंने कहा कि वो मेरे बच्चों के पैसे हैं, मैं नहीं लाऊंगी। और फिर मैंने अपना मोबाइल निकाला, अम्मी को कॉल करने जा रही थी। उसने अचानक झपट कर मुझसे मोबाइल ले लिया, दीवार पर दे मारा और फिर मुझे गर्दन से पकड़ लिया। गाली देते हुए करीब आकर बोला, तू क्या समझती है मेरी शिकायत करेगी अपनी माँ से? वो मेरा क्या बिगाड़ लेगी बुढ़िया, अभी तुम लोगों को पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। उसने कहते ही अचानक अपना सर मेरे माथे पर मारा और मेरा सर चकरा गया। मैं बेहोश हो गई और फिर जब होश आया तो एक बहुत ही गंदे से कमरे में थी। दरवाजा बंद था। मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, दरवाजा खोलो वरना मैं इसको तोड़ दूंगी। अगर तुमने ये दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, याद रखना दरवाजा फिर कभी बंद नहीं होगा और फिर इस जगह तुम्हें भेजूंगा जहाँ से कोई वापस नहीं आता। उसने बेरहमी से कहा, मुझे क्यों लाए हो यहाँ पर? ताकि तुम शराफत से मेरी बात मान लो। कौन सी बात? मैं कुछ कागजात दूंगा, उन पर साइन करो। वो बोला, दूसरे तुम अपने बैंक अकाउंट की रकम मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करोगी? किसी सूरत नहीं। मैंने गुस्से में कहा, वो सब मेरे बच्चों का है, मेरे शोहर की निशानी है। तुमने शायद गौर नहीं किया कि तुम कहाँ हो और यहाँ किस किस्म के लोग रहते हैं। मैं उसे घूरने लगी, तुम घटिया तो हो ही लेकिन साथ ही बेगैरत भी हो, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। मैं तुम्हारी बीवी और इज्जत हूँ, ये सब बकवास है। वो बेपरवाही से बोला और हाथ में माल का इशारा किया। असल अहमियत उसकी है, अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। उसके बाद वो मुझे बैंक ले आया, क्योंकि मेरे पास दुपट्टा और पैरों में पहनने को कुछ नहीं था, इसलिए उसने मेरे लिए दुपट्टा और एक सैंडल ले लिया। हम बैंक में दाखिल हुए और अंदर आते ही तेजी से बैंक मैनेजर नुमान के कमरे की तरफ बढ़ी। वो इसहाक का दोस्त था और मुझे पहचानता था। गालिबन नईम के गुमान में भी नहीं था मैं ऐसी कोई हरकत कर सकती हूँ, और वो वहीं खड़ा रह गया। मुझे यूं आते देखकर कहा, भाभी, नुमान भाई प्लीज अपने गार्ड से कहें उस शख्स को पकड़े, ये मुझे गन पॉइंट पर यहाँ लाया है। ये सुनते ही नुमान भाई ने अपनी मेज पर लगा हुआ एक बटन दबा दिया तो बाहर अलार्म बजने लगा और गार्ड्स ने फौरी तौर पर दरवाजे बंद कर दिए। उसके बाद उन्होंने नुमान भाई के कहने पर नईम को घेर लिया। वो डिटाई से कह रहा था उसे क्यों पकड़ा है। मैं नुमान भाई के साथ बाहर आई तो मैंने उससे कहा, भाई ये मेरा नाम निहाद शोहर है, इस वक्त ही मेरे अकाउंट से रकम निकलवाने आया है। उसने अगवा कर लिया था, उसके पास एक फाइल है जिसमें जबरदस्ती मुझसे मेरी जमीन के कागजात अपने नाम करवाने के लिए कह रहा था, इसकी तलाशी लो। नुमान भाई ने कहा तो उन्होंने उसकी तलाशी ली और सचमुच उसके पास एक पिस्तौल निकल आई। गन देखकर तो वहां पर सनसनी फैल गई। फौरन पुलिस को कॉल की गई। पुलिस वाले आए और उस अयाश बिगड़े हुए जलील इंसान को पकड़ कर ले गई। 7 साल की उसको सजा हुई और इस तरह एक अक्लमंदी दिखाकर मैंने अपने आप को नईम जैसे गुंडे से बचा लिया। नईम के खिलाफ अदालत में केस चलना शुरू हो गया था, क्योंकि मैंने खुला लेने का इरादा कर लिया था और मेरा हक महर सिर्फ 10,000 उसने बताया था। इस बात पर मैंने उससे तलाक ले ली। सोने के सेट के बारे में मुकर गया था। मेरे पास कोई सबूत भी नहीं था। बहरहाल उससे
جان چھوٹ گئی تھی اور خوشی مجھے اس بات کی تھی کہ آج میں اپنے بچوں سے ملنے والی تھی۔ میری چھوٹی بیٹی عائزہ تو مجھ سے یوں گلے لگی کہ ایک منٹ کے لیے بھی مجھ سے دور نہیں ہوئی تھی۔ پھر میرے سسر اور ساس کی طرف سے مجھے پیغام آیا کہ اگر میں واپس آنا چاہوں تو انہیں بہت خوشی ہوگی۔ میں نے اپنی امی کے بجائے ابو سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا بالکل تم جاؤ، وہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ امی نے سنا تو حسب معمول وہ بگڑ گئی کہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی ساس اور سسر کے جانے کے بعد، لیکن اب ان کی ایک نہیں چلنی تھی۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔